हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। एसआरपी एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मॉडल प्रश्न पत्र हल करने के क्रम में विषय विज्ञान का चौथा मॉडल प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं। कक्षा 8 के लिए बोर्ड एग्जाम 2022 के अभ्यास के लिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, रेयॉन एक संश्लेषित रेशा नहीं है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है, इसका रूप रेशम समान होता है। ब, इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। से, इसके रेशों को प्राकृतिक रेशों के समान बुना जा सकता है। दे, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर बे राइट होगा, इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बे राइट होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, सभी धातुएं तन्य होती है। ब, सभी ए धातुएं तन्य होती है। और स, सामान्यतः धातुएं तन्य होती है। दे, कुछ धातुएं तन्य होती है। तो सबसे पहले लिखित में भी इसमें प्रिंट में त्रुटि है, तंत्र की बजाय यहाँ तन्य है। तो ऑप्शन नंबर हमारा राइट होगा, से सामान्यतः धातुएं तन्य होती है। अगला प्रश्न है, एक टेडपोल जिस प्रक्रिया द्वारा वयस्क में विकसित होता है। एक टेडपोल जिस प्रकार प्रक्रिया द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है ए, निषेचन, बे, कायांतरण, से, रोपण, दे, मुकुलन। ऑप्शन नंबर हमारा राइट होगा, बे, कायांतरण। 4 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस वाक् ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? ऑप्शन है छोटी लड़की की, ब, छोटे लड़के की, से, पुरुष की, दे, महिला की। इनमें से किसकी वाक् ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? से, ऑप्शन राइट होगा, पुरुष की। प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का हीन चालक है? ए, नींबू का रस, ब, जल, से, लोटा, और दे, आसुत जल। तो ऑप्शन नंबर राइट होगा, दे, आसुत जल। क्वेश्चन नंबर 6, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ तथा कपड़ा दोनों धनावेश अर्जित कर लेते हैं। धनावेशित हो जाती है और कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है, तथा कपड़ा दोनों ऋणावेश अर्जित कर लेते हैं। या छड़ ऋणावेशित हो जाती है या कपड़ा धनावेशित हो जाता है। तो कंफ्यूज न होकर के, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ धनावेशित हो जाएगी और कपड़ा है वो ऋणावेशित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बे राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार का सदस्य नहीं है? ए, क्षुद्र ग्रह, ब, उपग्रह, से, तारामंडल, दे, धूमकेतु। तो ऑप्शन नंबर हमारा राइट होगा, से, तारामंडल। प्रश्न क्रमांक 8, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें 8, 9, 10, 11 तक रिक्त स्थान है। 8 नंबर की रिक्त स्थान है, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है? वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है वो है CNG। दूसरा है, किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीशीज कहलाती है विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज। अगला है, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण हो जाता है, कम हो जाता है। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण कम हो जाता है। अगला है, किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर प्रभाव उत्पन्न होता है, रासायनिक प्रभाव। किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 पद्धतियों का वर्णन कीजिए। सिंचाई किसे कहते हैं?
खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस प्रश्न से पहले प्रश्न संख्या है 12, सिंचाई किसे कहते हैं? सिंचाई के बारे में लिखना है। तो सिंचाई, जल देना जो होता है, फसलों को जल देना, उसे सिंचाई कहते हैं। परिभाषा हम लिख सकते हैं सिंचाई किसे कहते हैं? उचित समय एवं विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। उचित समय एवं विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। और सिंचाई करने की पद्धतियाँ कौन सी है? 2 पद्धतियाँ लिखनी है आपको पद्धतियों के नाम में। एक तो है छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र में जैसे फव्वारा पद्धति है। दूसरा जो प्रकार है वह है ड्रिप तंत्र, जिसमें बूंद बूंद सिंचाई योजना या बूंद बूंद पौधों को जल दिया जाता है। इस प्रकार 2 सिंचाई की पद्धतियों के बारे में लिख सकते हैं। अब है ये प्रश्न, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी आ जाती है, पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। इससे मिट्टी की उर्वरकता कम हो जाती है। और इस क्षति को पूरा करने के लिए किसान क्या करता है? अपने खेत में खाद डालते हैं। तो लगातार खेती करने से, लगातार फसल उगाने से मिट्टी की गुणवत्ता या मिट्टी में पोषक तत्व कम हो जाते हैं और फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पौधा उचित पोषण प्राप्त नहीं करता है, फसल है वो बर्बाद हो जाती है। अगला प्रश्न ले रहे हैं, कोक के अभिलक्षणों एवं और कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन कीजिए। कोक का उपयोग क्या है? यहाँ अपयोग लिखा हुआ है, जबकि प्रश्न में आना चाहिए उपयोग। कोक के अभिलक्षण, सबसे पहले कोक के अभिलक्षण लिखने हैं आपको। कोक का अभिलक्षण होता है कि ये एक कठोर होता है, ये एक कठोर होता है, सरंध्र यानी इसमें रंध्र पाए जाते हैं, और एक काला पदार्थ है। दूसरा नंबर हम लिख सकते हैं कोक के बारे में कि ये एक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। ये कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। अब कोक के उपयोग का वर्णन करना है। कोक का क्या उपयोग होता है? बहुत से धातुओं के निष्करण के लिए, निष्कर्षण में इसका उपयोग होता है। इस्पात के जो औद्योगिक कारखाने होते हैं, इस्पात के औद्योगिक कारखानों में ये काम में आता है। दूसरा है कि कोक का उपयोग एक ईंधन के रूप में होता है। कार्बन का ये शुद्ध रूप है तो एक ईंधन के रूप में भी काम में आता है। कोक बिना धुआं छोड़े जलता है। और एक उपयोग लिख सकते हैं, जल, गैस तथा प्रोड्यूसर गैस जैसे गैसीय ईंधन बनाने के लिए कोक का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 15, व्याख्या कीजिए सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है? सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है? कि जब हम वस्तु सरकना आरंभ कर देती है, जब कोई वस्तु सरकना आरंभ कर देती है तो उसके पृष्ठ में संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता है कि फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सके। अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। इसीलिए किसी बॉक्स में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना सरल होता है। प्रश्न क्रमांक 16, भारत के उन 3 राज्यों की सूची बनाइए जहां भूकंपों के झटके सबसे अधिक संभावित है। भारत देश के 3 प्रदेशों की, 3 राज्यों की सूची बनाइए। 3 राज्यों के आपको नाम लिखने हैं जहां भूकंप के झटके सबसे अधिक संभावित है। तो भारत के राज्यों में हम लिख सकते हैं कश्मीर,
दूसरा लिख सकते हैं गुजरात, गुजरात का कच्छ का रण लिख सकते हैं। और राजस्थान भी संभावित क्षेत्रों में आता है, तो राजस्थान नाम ऐड कर सकते हैं। अगला प्रश्न ले रहे हैं 17 नंबर प्रश्न। मान लीजिए आप घर से बाहर हैं तथा भूकंप के झटके लगते हैं, आप अपने बचाव के लिए क्या सावधानी बरतेंगे? सावधानी के बारे में आपको लिखना है कि यदि आप घर से बाहर हैं और भूकंप के झटके लगते हैं तो आप अपने बचाव के लिए क्या सावधानी बरतेंगे। तो सावधानी यह है कि भवन, वृक्ष या कोई ऊपर जाती हुई विद्युत लाइन है तो उनसे दूर चले जाना चाहिए। किसी खुले स्थान पर चले जाएं और धरती पर लेट जाएं। दूसरा बचाव का बिंदु हम लिख सकते हैं, यदि आप या हम किसी वाहन में है, कार या बस में है, तो बाहर न निकले। तीसरा हम लिख सकते हैं, कार या वाहन जो भी है, कार या वाहन को खुले स्थान की ओर ले जाएं। और लास्ट बिंदु हम लिख सकते हैं कि भूस्पंदन के समाप्त होने से पहले बाहर न निकले। यदि भूकंप का जो भूस्पंदन है उस समय उसका समाप्त हो जाने के पश्चात ही बाहर निकले। प्रश्न क्रमांक 18। ताजमहल की सुंदरता पर बढ़ते संकट पर प्रकाश डालिए। ताजमहल के बारे में है कि ताजमहल की सुंदरता संसार में अद्वितीय है, इसलिए इसे विश्व के 7 अजूबों में स्थान मिला हुआ है। परंतु तेजी से बढ़ते प्रदूषण के कारण विश्व की इस अमूल्य धरोहर पर भी संकट खड़ा हो गया है। ताजमहल के चारों ओर स्थित रबड़ प्रक्रमण, स्वचालित वाहन निर्वातक, रसायन और विशेष मथुरा तेल परिष्करण जैसे उद्योग प्रदूषित गैसों को वर्षा के साथ मिलाकर अम्ल वर्षा करते हैं। इसी कारण ताजमहल के संगमरमर का समक्षारण हो रहा है और ये पीला हो रहा है, इसका रंग परिवर्तन हो रहा है। इसको सुरक्षित रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने उद्योगों को सीएनजी और एलपीजी आदि स्वच्छ ईंधनों का उपयोग करने के आदेश दिए हैं। ताज के क्षेत्र में मोटर वाहनों में शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग करने के आदेश भी दिए गए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 19। क्या आकाश में तारे गति करते हैं? वर्णन कीजिए। क्या आकाश में तारे गति करते हैं? नहीं करते हैं। ये प्रश्न पिछले मॉडल प्रश्न पत्र में भी था। आकाश में तारे गति नहीं करते हैं, किंतु ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा हमें लगता है। ध्रुव तारे को छोड़ करके सभी तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। ध्रुव तारा स्थिर दिखता है क्योंकि वे पृथ्वी के अक्ष की दिशा में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 20। क्या तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित होता है? नहीं होता है। तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के द्वारा बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित नहीं होता है, क्योंकि जल विद्युत का चालक है और लाइनमैन को विद्युत का झटका लग सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 21। वनों उन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है? वनों उन्मूलन से वर्षा दर कम हो जाती है क्योंकि पेड़ पौधे पर्यावरण में जल चक्र बनाए रखने के लिए मुख्य कारक है। पौधे मृदा से जल का शोषण नहीं करेंगे और बादल बनाने के लिए अपनी पत्तियों से जल का वाष्पन भी नहीं करेंगे। यदि बादल नहीं बनेंगे तो वर्षा भी नहीं होगी। साथ ही हम जानते हैं
कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। कम वृक्षों का अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। प्रश्न क्रमांक 22, आप अपने शहर की नगरपालिका के सदस्य हैं। ऐसे उपायों की सूची बनाइए जिससे शहर के सभी निवासियों को स्वच्छ जल की आपूर्ति हो सके। अपने शहर के सदस्य होने के नाते स्वच्छ जल की आपूर्ति के लिए जल बोर्ड के साथ समय समय पर बैठक करना। दूसरा बिंदु लिख सकते हैं, जल के नमूने गैर सरकारी प्रयोगशाला में भी भेज उसकी जांच करवाना। यदि आवश्यक होता है तो इस संबंध में पत्र आदि के द्वारा जल बोर्ड को उचित कार्रवाई के लिए कहना। इसके साथ साथ कभी कभी सभी पाइपलाइनों को समय समय पर चेकिंग करवाना, ताकि कहीं से पेयजल का पाइप खराब न हो, और यदि खराब है तो बदला जा सके, ताकि समदूषित पानी घरों तक नहीं पहुंच सके। इसके अलावा क्षेत्र की पानी की टंकियों को भी समय समय पर चेक करवा करके उनकी साफ सफाई का ध्यान करवाया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 23, अलैंगिक जनन की परिभाषा दीजिए। जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? पहले प्रश्न क्रमांक 1, 23वां का पहला प्रश्न, एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न हैं। अलैंगिक जनन की परिभाषा दीजिए और जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियों के बारे में बताइए। अलैंगिक जनन वह जनन जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। और अलैंगिक जनन में हम 2 विधियां लिख सकते हैं। पहली मुकुलन लिख सकते हैं, मुकुलन विधि। हाइड्रा और ईस्ट में अलैंगिक जनन की एक सामान्य प्रक्रिया है। इस विधि में शरीर पर एक बल्ब की तरह की संरचना बनती है जिसे मुकुल कहते हैं। शरीर का केंद्रक 2 भागों में विभाजित हो जाता है और उनमें से एक केंद्रक मुकुल में आ जाता है। मुकुल पैतृक जीव से अलग होकर के वृद्धि करता है और पूर्ण विकसित जीव बन जाता है। दूसरी प्रकार की विधि हम लिख सकते हैं द्विखंडन विधि, जिसमें जनक जीव खंडित होकर के 2 नए जीवों को जन्म देता है। अमीबा में जनन द्विखंडन द्वारा होता है। जब अमीबा कोशिका अपनी वृद्धि के अधिकतम आकार में पहुंचती है तो पहले अमीबा का केंद्रक लंबा हो जाता है और 2 भागों में विभाजित हो जाता है। इसके पश्चात अमीबा का कोशिका द्रव्य 2 भागों में विभाजित होता है। इस प्रकार 2 संतति अमीबा बनते हैं। आगे बढ़ रहे हैं, प्रश्न संख्या 24 ले रहे हैं। 24वां प्रश्न में ए और बी 2 प्रश्न हैं। ए प्रश्न है, अपने वातावरण में ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनाइए। ब प्रश्न है, वर्णन कीजिए कि ध्वनि प्रदूषण से मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है। तो पहले प्रश्न में है ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनाइए। तो स्रोतों की सूची में हम लिख सकते हैं रेडियो, टेलीविज़न, टेप रिकॉर्डर आदि की ध्वनि, और सड़कों के आसपास ऊंची आवाज़ में वाहनों में लगे हुए साउंड सिस्टम, घरेलू उपकरण भी हो सकते हैं। सबसे पहले शोर प्रदूषण किसे कहते हैं या ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं? वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों का जो शोर है वह ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। ध्वनि प्रदूषण से अनेक स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो जाती है, जैसे अनिद्रा, अति तनाव, उच्च रक्तचाप, चिंता तथा अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधी विकार शोर प्रदूषण से उत्पन्न हो सकते हैं। लगातार प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति की सुनने की क्षमता अस्थायी या स्थायी रूप से कम हो जाती है। अंतिम प्रश्न है, क्या होता है जब? प्रश्न नंबर 25, विद्यार्थियों के कहने पर हम सभी प्रश्न हल कर रहे हैं। पहले सभी छोटे प्रश्न हल किए हैं। आज के इस वीडियो में सभी 25 प्रश्न हल किए गए हैं। तो 25वां प्रश्न का हम पहला प्रश्न है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर प्लेट में डाला जाता है, क्या होता है जब? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर प्लेट पर डाला जाता है तो कॉपर सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है।
जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर प्लेट पर डाला जाता है तो कॉपर सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। अगला है लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती है। संबंधित अभिक्रियाओं के शब्द समीकरण लिखिए। तो लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखने पर कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर विस्थापित हो जाता है और इससे आयरन सल्फेट तथा कॉपर प्राप्त होता है। कॉपर सल्फेट धन आयरन बराबर आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। इस प्रकार एक रासायनिक समीकरण बनता है। तो लगभग इस मॉडल प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न हल किए हैं। विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।